बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक रूल्स और मेथड्स थे जिनके रिक्वायरमेंट फिजिक्स में है वो सारा देख लिया था। बस एक मेथड बचा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो हम देखेंगे यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि उसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है। एक दो डेरिवेशंस में या कुछ क्वेश्चंस में आपको उसका यूज़ मिल सकता है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ क्या होता है, आखिर हमने इंटीग्रेशन पढ़ा क्यों। ठीक है बच्चों, शुरू करें फिर। चलिए बच्चों, इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो होता है चीज़ों को जोड़ने में। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग ही होता है चीज़ों को एक करना। जैसे आपने नेशनल इंटीग्रेशन का नाम सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण, और इसका मतलब होता है जब किसी भी देश के लोग अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने स्टेट को भूल के अपने देश के लिए एक साथ खड़े हो जाएं, तो हम कहते हैं कि यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ओवरऑल इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक करना, यानी चीज़ों को जोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने 10th क्लास तक न जाने कई सारी चीज़ों को जोड़ा है, लेकिन आज तक कभी हमको इंटीग्रेशन नहीं मिला, तो आखिर इंटीग्रेशन का यूज हम किन तरीके की चीज़ों को जोड़ने के लिए करते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर द समेशन। ऑब्वियसली इतना तो हम जान ही चुके हैं कि समेशन के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है, लेकिन किन क्वांटिटीज़ का अब देखते हैं। फॉर द समेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज़। एंड बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि हमने अपने डिफरेंशिएशन के सबसे फर्स्ट लेक्चर में इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था, है ना। ऐसी क्वांटिटीज़ हम जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना छोटा है ना बच्चों। और कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कोई भी क्वांटिटी अगर इनफाइनेटली स्मॉल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके सामने स्मॉल डी लगा के। जैसे अगर आपको इनफाइनेटली स्मॉल टाइम चाहिए तो आप उसको लिखते हैं dt से, ठीक है। इनफाइनेटली स्मॉल मास चाहिए तो dm, इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज चाहिए तो dq, और ऐसे हजारों क्वांटिटीज़ अभी आपको आगे चल के मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखना कि जब इस तरीके की क्वांटिटीज़ आपको दिखाई दें जिसके सामने d लगा हुआ रहे, यानी कि जो इनफाइनेटली स्मॉल रहे, इन तरीके की चीज़ों को अगर आपको जोड़ना होगा तो आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम एक और सिंबल का यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, ये वाले सिंबल का, और ये आपने देखा होगा 9th या 10th क्लास के मैथ का जो सबसे लास्ट चैप्टर होता था, स्टैटिस्टिक्स, है ना, बारंबारता जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें देखा होगा आप लोगों ने ये वाला सिंबल। इसका भी यूज हम जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों इसका यूज होता है फॉर द समेशन ऑफ फाइनाइट क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बड़ी हैं, यानी हम जिनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको जोड़ना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ रहे होंगे तो हम इस सिंबल का भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये तो बच्चों आपको लगभग आज के बाद से हर चैप्टर में मिलने वाला है। हर चैप्टर में कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा मिलेगा जिसके डेरिवेशन के दौरान हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होता है खूब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज़ को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स के रूप में मैं आपको जितनी भी आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स देखी हैं, जैसे सर्कल, तो सर्कल का आपने सर्कमफेरेंस 2πr, एरिया πr² पढ़ा होगा। बच्चों स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr3, कोन का सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम, है ना। तो ये सारा आपने याद किया होगा, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर आया कहाँ से। ठीक है बच्चों, तो देखो इस प्रूफ के दौरान बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो यही क्लियर हो जाएगी कि ये सारे फॉर्मूले आते कहाँ से हैं। दूसरी चीज़ कि हम इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को जोड़ने के लिए उसका यूज किया जाता है। और तीसरी और सबसे खास बात कि इंटीग्रेशन का डर खत्म होगा इससे। ठीक है, जब ये जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं सबका एरिया और वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन का डर खत्म हो जाएगा। अब आपको मज़ा आने लगेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन का डर होता है, एक फोबिया होता है इंटीग्रेशन का। जैसे ही उनको पता चलता है कि अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है बच्चों,
तो उसको हम आज ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, वो सारा डर आज ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना बच्चों। तो सबसे पहले चलिए हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है और हमको इसका सरकमफेरेंस चाहिए। आप जानते हैं सरकमफेरेंस का मतलब होता है ये वाला लेंथ, है ना बच्चों। ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन का जो लेंथ होता है उसी को सरकमफेरेंस कहते हैं। तो हम ये कैसे निकालें, आखिर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैसे निकालें अगर हमको सिर्फ रेडियस पता है तो, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मान लें बच्चों कि आपको एक इतना बड़ा धागा दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि इस धागे का तुम एक स्क्वायर बनाओ। बात समझ रहे हो? तो आराम से बना सकते हो भाई धागे का स्क्वायर कुछ इस तरीके से। वो धागा लोगे, है ना बच्चों, धागा लोगे, यहाँ एक कील ठोक देना, फिर इसे खींच के फिर यहाँ कील ठोक देना, इस तरीके से बन गया स्क्वायर। अब किसी ने कहा कि नहीं, इसका जो है तुम ऑक्टागोन बनाओ। ऑक्टागोन समझते हो? जिसके 8 साइड्स होते हैं। तो बच्चों वो भी हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। इसी में ड्रॉ करता हूँ मैं, है ना। तो क्या है कि हालांकि उसको अगर खींचा जाए तो वो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन रहने देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। अब आप जब इसको मिला देंगे तो बच्चों ध्यान से देखें तो ये कुछ ऑक्टागोन टाइप का बन गया। आप सारे साइड्स को काउंट करेंगे, है ना बच्चों, तो ये टोटल आपको 8 मिल जाएंगे, ऑक्टागोन बन गया। अच्छा एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल से मिलता जुलता कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब कौन ज़्यादा सर्कुलर दिख रहा है, ये स्क्वायर ज़्यादा सर्कुलर दिख रहा है कि ये ऑक्टागोन ज़्यादा सर्कुलर दिख रहा है, मतलब सर्कुलर। तो आप बोलेंगे सर ये ऑक्टागोन थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम 16 साइड्स का 16 साइड्स का एक पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से बन जाएगा, घबराए नहीं, ठीक है बच्चों। 16 साइड्स का चलिए हम एक बनाते हैं पॉलीगन, ठीक है, और उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा दिखता है, ठीक है बच्चों। सही जा रहे हैं हम इस तरीके से। अब क्या करें, मिला दे सबको। लीजिए ये, ठीक है, इस तरीके से अगर हमने इसको मिला दिया तो ये एक पॉलीगन ही है बच्चों, ये एक पॉलीगन ही है, लेकिन 16 साइड्स का पॉलीगन है ये, देख रहे हैं आप। अब आप बताएं कि कौन ज़्यादा सर्कुलर दिख रहा है। तो आपको तो लगभग ये सर्कुलर ही दिख रहा होगा, हालांकि सर्कुलर नहीं है, ये एक पॉलीगन है जिसके 16 साइड्स हैं, लेकिन लगभग इससे मिलता जुलता है कि नहीं। अगर मान लो कि हम और 32 साइड्स का बनाएं, ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि 32 साइड्स का बना देंगे तो और ज़्यादा सर्कुलर हो जाएगा। तो बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि एक सर्कल जो होता है ना बच्चों, वो भी एक पॉलीगन ही होता है, लेकिन कोई बताएगा क्या कि इसके साइड का लेंथ कितना होता है। तो ध्यान से सुनना, जब मैंने स्क्वायर बनाया था तो साइड का लेंथ काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था, लेकिन जब मैंने ऑक्टागोन बनाया यानी 8 साइड्स का पॉलीगन बनाया तो साइड का लेंथ देखो छोटा हो गया। बात समझ रहे हो बच्चों? जब मैंने 16 साइड्स का पॉलीगन बनाया साइड का लेंथ और छोटा हो गया, ये दिख रहा है आपको, और छोटा हो गया। अगर मैं 32 साइड्स का, तो बच्चों 32 साइड्स का अगर मैं बनाऊंगा ना तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, इस तरीके से। तो ये देखें ये और छोटा हो गया। 64 साइड्स का अगर मैं बनाऊंगा तो बच्चों और छोटा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, और छोटा हो जाएगा, है ना। तो ठीक इसी तरीके से करते करते ये कब सर्कल बनेगा, पूरी तरीके से सर्कुलर कब होगा, जब साइड्स का लेंथ छोटा होते 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 इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? साइड का लेंथ अगर हम एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल कर दें, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल कर दें, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमको पूरी तरीके से सर्कुलर मिलेगा। देख रहे हैं आप, लगातार छोटा होते जा रहा है ना, इतना बड़ा, फिर इतना, फिर और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इतना चलने के बाद आपको घूमना है, इसका मतलब हुआ इतना चलने के बाद घूमना है, इसका मतलब हुआ कि इतना चलने के बाद, इसका मतलब इतना चलेंगे, इसका मतलब इतना चलने के बाद घूमना है। लेकिन सर्कल का क्या मतलब हुआ कि आपको हर पॉइंट पे घूमना है ना बच्चों। आपको यहाँ भी थोड़ा सा घूम जाना है, यहाँ भी, हर जगह थोड़ा थोड़ा घूमते जाना है आपको। ऐसा थोड़े ना है कि आपको कहीं से कहीं स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, कहीं स्ट्रेट नहीं है ये, नहीं,
हर पॉइंट पे घूमना है। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसके साइड्स का लेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल है। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान से सुनना। अगर कोई आपसे पूछे कि ये टोटल लेंथ कितना है, ठीक है, और आपको एक साइड का लेंथ मान ले कि ए दिया हुआ है, तो आप बता देंगे इसका जो टोटल लेंथ होगा वो 4a हो जाएगा। 1 2 3 4। इज इट क्लियर? मतलब इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड को ऐड कर देंगे, आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा। मान लें बच्चों कि इसका लेंथ आपको पता है b है, ठीक है, तो कोई पूछेगा कि टोटल लेंथ कितना है ना, मतलब एक साइड लेंथ अगर b है तो टोटल लेंथ कितना है, तो आप 8b कह देंगे। इसका साइड लेंथ मान लें आपको पता है कि c है, तो टोटल लेंथ कितना है, तो आप 16c कह देंगे। कर क्या रहे हैं आप? हर साइड के लेंथ को जोड़ दे रहे हैं। a प्लस a प्लस a प्लस a 4a है ना बच्चों। उसी तरीके से b प्लस b प्लस b प्लस ऐसे करते हुए 8 टाइम जब आप जोड़ेंगे तो 8 भी मिल जाएगा। बच्चों वही काम हम यहाँ भी करेंगे। हम इसके एक साइड का लेंथ लेंगे, अरे यहाँ भी वही कर रहे थे ना, एक साइड का लेंथ लेके, ठीक है, और उसको जोड़ दे रहे थे, ठीक है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। हम इसका एक साइड के लेंथ लेंगे, फिर उसके बगल वाले का, 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 और सारे साइड लेंथ्स को जब जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार इसका साइड लेंथ तो इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है ना, और इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को आखिर हम जोड़ेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे तो आपको फाइनाइट दिख रहा है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है इतना बड़ा है, तो आसानी से जोड़ दिया था आपने। मान लें कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, समझ रहे? 40 सेंटीमीटर हो गया है ना। इसका मान लें कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 5 5 5 5 5 5 कर देंगे, 40 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन यहाँ पे हम कैसे जोड़े? यहाँ पे तो साइड लेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल है, और इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को तो जोड़ने हमको आता ही नहीं है। तो बच्चों घबराए नहीं, अभी अभी हमने देखा है कि इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और इस सर्कल में एक बहुत ही छोटा सा साइड लेते हैं, साइड लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा का तो मतलब हो गया कि वो तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन चलिए फिर भी हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। लेकिन बच्चों आप ये मान के चलेंगे ना कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, आप मान के चलेंगे। दिख नहीं रहा होगा वो आपको, सॉरी, मतलब दिख रहा है लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं दिख रहा होगा, ये आपको फाइनाइट दिख रहा होगा, लेकिन आप क्या मान के चलेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल है ये, सही है। तो चलिए काम करते हैं ना, इसके लेंथ को हम लोग dl कह देते हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ है उसको dl कह देते हैं। क्यों dl कह देते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल है, और इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना बच्चों, हम उसके सामने d लगा देते हैं, ठीक है। अब ये आपने कहाँ लिया है ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अरे ऐसे ही लावारिस कहीं थोड़े ले लेंगे हम, आप बात समझ रहे हैं? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि किसी रेफरेंस लाइन से, तो मान लें कि रेफरेंस लाइन x एक्सिस, ठीक है, किसी रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे दिखाई दे रहा है बच्चों, थीटा एंगल पे d थीटा एंगुलर विड्थ का ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, इसको हम लोग d थीटा कह देते हैं। अब क्यों d थीटा है ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो साइड है ना बच्चों, ये अगर इनफाइनाइटली स्मॉल है तो ये एंगल भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस एंगल को d थीटा कह दिया। अब हमको करना क्या है? इसका लेंथ निकाल लेना है ना बच्चों, इसका लेंथ निकाल लेना, फिर इसके बगल वाले का, बगल वाले का, बगल वाले का, बगल वाले का निकाल के जोड़ देना है, सही है। तो चलिए सबसे पहले हम dl निकालते हैं, हम देखते हैं कि इसका लेंथ कितना होगा। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया था, कि अगर ये l होता है, ये थीटा होता है और ये r होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू l बाई आर होता है। याद है? ट्रिगोनोमेट्री के सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, सही है। तो अगर हमको आर्क लेंथ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इस r को ऊपर लेके जाएंगे, तो l इज इक्वल्स टू हो जाएगा r इंटू थीटा, सही है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, है ना, तो थीटा की जगह पे d थीटा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू l बाई आर, है ना बच्चों। तो l की जगह पे हम dl लेंगे, और r तो बच्चों r ही है ना, अरे ये जो रेडियस है वो तो r ही है। तो अगर आपको dl निकालना है तो आप इस r को ऊपर लेके चले जाएं,
ठीक है। तो जब आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा r इंटू दे थीटा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11th में हैं तो कम से कम 2 साल, 11th और 12th में है तो कम से कम 1 साल के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के खूब मिलेगा, ये आपको खूब मिलेगा, ठीक है। तो फिर से बताएं, अगर रेडियस r, ये वाला एंगल d थीटा, तो ये लेंथ कितना r d थीटा, याद रखेंगे। तो बार बार मैं ऐसे समझाने नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा r d थीटा, आपको समझना पड़ेगा उस टाइम। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों ये वाला लेंथ पता चल चुका है। अब इसके बगल वाले का, इसके बगल वाले का, इसके बगल वाले का, इसके बगल वाले का निकाल के जोड़ना है ना बच्चों। और जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी बताएं, इंटीग्रेशन। तो पता है हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अरे लेंथ, छोटा सा लेंथ मिल चुका है ना, अब छोटे छोटे लेंथ्स को जोड़ना ही तो है। अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है, इनको जोड़ना है आपको, है ना। जितने भी आपको ये छोटे छोटे लेंस दिखाई दे रहे हैं सबको आपको जोड़ना है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ आएगा ऐसे dl और यहाँ आ जाएगा r d थीटा। कुछ बात समझ में आई? सही है। अब ध्यान से देखें, हमको लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था लिमिट हमेशा वेरिएबल के आधार पे देखा जाता है, ठीक है। इस साइड में वेरिएबल कौन है, तो थीटा। बात समझ रहे बच्चों? थीटा वेरिएबल है, डी जिसके साथ लगा होता है वही वेरिएबल होता है। अब कैसे थीटा वेरिएबल है, तो बच्चों अगर आपने dl यहाँ लिया है तो थीटा ये है। dl अगर आप यहाँ ले लेते हैं, आप ले सकते थे, आप dl कहीं भी ले सकते थे, तो अब थीटा कुछ और हो जाता ना। dl यहाँ लेते तो थीटा कुछ और हो जाता, तो थीटा वेरिएबल है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि थीटा को हम कहाँ से कहाँ तक लें, ठीक है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट लेंगे वो हम यहाँ पे लेंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से लेंगे। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो 0 डिग्री पे है ना। अरे इस वाले एक्सिस से 0 डिग्री पे ना लेना है आपको पहला एलिमेंट, बात समझ रहे हैं। तो हम लिखेंगे और 0 से, अब डिग्री नहीं लिखेंगे बच्चों, रेडियन में लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, डिग्री में भूल के भी नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। रेडियन ऐसा यूनिट होता है एंगल का। तो 0 से लेके, मतलब 0 रेडियन से लेके, और बच्चों आपको ऐसे लेते जाना है। देखिए आप कहाँ पहुँच गए, 90 डिग्री तक, लेकिन यहीं तक थोड़े लेना है, आपको और आगे बढ़ना है इस तरीके से 180, ठीक है बच्चों। अब और आगे बढ़ना है, और बढ़ते फिर यहाँ तक आना है। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट सबको जोड़ना है ना। तो बताएं तो आप कितना घूम गए हैं, एक चक्कर लगाने के दौरान आप कितना घूम गए। तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को बच्चों हम 2 पाई कहते हैं। घबराए नहीं, ये 2 पाई क्या है, तो ये 360 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने एंगल ले लिया 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन तक, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इस साइड में वेरिएबल कौन है बच्चों, लेंथ है ना। तो जब आप एकदम 0 डिग्री पे थे तो अभी कोई लेंथ आपने कवर नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं ये लेंथ बढ़ता जा रहा है ना बच्चों। तो 0 डिग्री पे कोई लेंथ नहीं, तो 0। लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब हुआ कि आपने ये टोटल लेंथ कवर कर लिया, है ना बच्चों। और इसी टोटल लेंथ को तो हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, c से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे c। चलिए, बात नहीं समझ आई क्या? जिस समय आप 0 डिग्री पे थे एकदम शुरू में, तो कोई भी लेंथ आपने कवर किया है क्या? जी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे, देख रहे हैं लेंथ बढ़ता जा रहा है, ये वाला लेंथ बढ़ता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जब आप पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, यानी 2 पाई रेडियन जब आप घूम जाते हैं, तो पूरे का पूरा सर्कमफेरेंस घूम चुके हैं आप। तो इसीलिए c लिख दिया मैंने। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं। dl का इंटीग्रेशन l, अरे पढ़ा है बच्चों हमने, dx का इंटीग्रेशन x होता है ना। तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l। तो हम यहाँ लिख देते हैं l। और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से c तक। कोई डाउट इसमें? जी नहीं, ठीक है। r जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है ना। आप बच्चों यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो तो कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ठीक है। तो ये हमने लिखा, मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, नीचे 0 ऊपर 2 पाई। इज इट क्लियर? अब एक काम करेंगे, l की जगह पे पहले ऊपर वाले को रखेंगे, सही है, तो c, और फिर माइनस का साइन देके
नीचे वाले को, बात समझ आई, इज इक्वल्स टू आर, है ना। और थीटा की जगह पहले ऊपर वाले को, थीटा की जगह पे पहले ऊपर वाले को रखा जाता है, यही करते हैं ना, वेरिएबल की जगह पे पहले ऊपर वाले को, तो ये लिखा मैंने 2 पाई और माइनस का साइन देके वेरिएबल की जगह पे नीचे वाले को, ठीक है। अब ये c माइनस 0 तो c ही होता है, ठीक है, और 2 पाई माइनस 0 2 पाई होगा, अरे 2 पाई, ठीक है, और यहाँ है r, आ गया आपका 2 पाई r, हो गया प्रूफ, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। बात समझ आई? तो चलिए कोई बात नहीं, हमको सिर्फ समझना था ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में कभी पूछेगा कि प्रूफ करके बताओ कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r कैसे होता है ना बच्चों। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा हम लोगों को कि इंटीग्रेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, है ना। और एक बात याद रखना, ये जो हमने डी थीटा एंगुलर विड्थ का ये छोटा सा एलिमेंट लिया था, वो हमेशा थीटा एंगल पे लेंगे, है ना। तो हम लोग इस तरीके से लेते हैं, थीटा एंगल पे डी थीटा, चाहे कभी कभी, अब ये तो एंगुलर एलिमेंट हो गया ना, कभी कभी लीनियर एलिमेंट भी लिया जाता है, तो वो लिया जाता है x पर dx या r पे dr या l पे dl, कुछ इस तरीके से। बात समझ रहे हैं? तो चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये लोग भी आपको मिलते जाएंगे। फिलहाल थीटा पे डी थीटा वाला तो आपको मिला, है ना बच्चों, और थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया भी होगा। बच्चों अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसका रेडियस r है, और इस स्ट्रक्चर को हम डिस्क कहते हैं। इससे पहले हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था सर्कमफेरेंस निकालते टाइम, इसको हम कहते हैं रिंग, है ना। डिस्क और रिंग दोनों देखने में सर्कुलर ही लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है बच्चों। रिंग जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, अंदर से खोखला होता है, जैसे जो चूड़ी होती है या उंगलियों में हम जो रिंग पहनते हैं, अंदर से खोखला होता है, सिर्फ साइड साइड में होता है वो, है ना बच्चों, चूड़ी में, तो वो होता है रिंग। लेकिन अगर मान लें कि एकदम गोल रोटी है, रोटी बिल्कुल गोल है, ठीक है बच्चों, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क, अंदर में भी भरा हुआ रहेगा, है ना। आपने देखा होगा CD कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं उसको, उसमें भी डिस्क आता है ना, लेकिन उसमें बीच में एक छोटा सा होल होता है, छेद होता है, इसमें कोई छेद नहीं है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि पिछली बार हमको सर्कमफेरेंस निकालना था, यानी हमको सिर्फ ये वाला लेंथ चाहिए था, तो बीच में कुछ रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमने रिंग लिया था। लेकिन अब की बार हमको एरिया निकालना है, और बच्चों एरिया सिर्फ यहाँ साइड में नहीं, एरिया ये पूरा होता है, तो इसीलिए हमने एक पूरा भरा हुआ स्ट्रक्चर लिया है जिसको हम डिस्क कह देते हैं। तो बच्चों हम इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसके लिए ना आप ये ढूंढें कि ये किन टाइप की सिमेट्रिकल चीज़ों से मिल के बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो है ना, ये ढेर सारे रिंग्स से मिल के बना हुआ है ना बच्चों, रिंग से मिल के बना हुआ। कैसे? तो आप एक छोटा सा रिंग लें, फिर उसके ऊपर एक और रिंग, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। अब बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर आप इनफाइनाइट रिंग्स ले लेते हैं, मतलब पतला पतला रिंग लेना है आपको, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से सजाते चले जाएं, तो आपको नहीं लग रहा है कि पूरे का पूरा डिस्क मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, यानी कि इस केस में हम जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे ना, वो रिंग टाइप का होना चाहिए। एक बार फिर से सुने, ये किन टाइप की चीज़ों से मिलकर बना है? तो बच्चों ढेर सारे रिंग्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, याद है पिछली बार हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का, है ना। तो यहाँ पे हम जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे वो रिंग होगा। तो कैसे लेंगे बच्चों? तो किसी r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का, ठीक है बच्चों, किसी r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का, ये जो थिकनेस है बच्चों वो dr है। हालांकि आपको ये काफ़ी मोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस है इसका। अब मैं बहुत ही पतला बना दूं तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखे इसीलिए मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है, लेकिन मान के चलेंगे कि ये बहुत पतला है। बात समझ आई? अब हम कैसे एरिया निकालें? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस रिंग का एरिया निकाल लेते हैं। भले ही इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, लेकिन चलिए हम किसी तरीके से इसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर इसके बगल वाले का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके बगल वाले का, फिर उसके बगल वाले का, है ना बच्चों, फिर इसके पहले वाले का भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे रिंग्स आपको दिख रहे हैं, पतले पतले रिंग्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट रिंग्स है ना,
है ना। तो सारे रिंग्स का एरिया हम जब ऐड कर देंगे, जब हम जोड़ देंगे, तो हमको टोटल डिस्क का एरिया मिल जाएगा। आई बात समझ में। और बच्चों इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन यूज होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया हम कैसे निकालें, बहुत ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है बच्चों। काट के और ये जो पतला सा रिंग आपको दिख रहा है, इसको उखाड़ लेते हैं। अब बात समझ रहे हैं। मान लें कि किसी भी स्टिकी सरफेस पे ये चिपका हुआ था, तो इसको ऐसे काट के और यहाँ से उखाड़ लेते हैं। तो जब बच्चों इसको उखाड़ेंगे ना, तो ऐसा एक रिबन टाइप का, एक पट्टी टाइप का आपको मिलेगा ना। तो वो पट्टी दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। इज इट क्लियर बच्चों? वो जो पट्टी होगा वो दिखने में इसी तरीके से होगा जब आप उखाड़ के सीधा से जाएंगे तो, है ना। और अगर आपको इस पट्टी का एरिया चाहिए, इस सर्कुलर रिंग का एरिया चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप इसका एरिया निकाल दें। अरे दोनों सेम चीज़ है भाई, बस यहाँ ऐसे ये रिंग के रूप में है और यहाँ पे मैंने इसको काट के और सीधा फैला दिया है। अब बच्चों आप बताएं कि ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है ना, वही थिकनेस ये वाला होगा ना। बात समझ रहे हैं? थिकनेस पे थोड़े ना कोई अंतर आएगा। तो ये जो थिकनेस है वो है आपका dr, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, लेंथ कितना होगा बच्चों? तो लेंथ यही वाला ना होगा, यही वाला ना लेंथ होगा बच्चों। अरे बात समझ रहे हैं? ये वाली चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, यही ना फैल के सीधा हो गया है। तो कितना होता है बताएं? ये जो टोटल लेंथ है वो कितना होता है? अभी प्रूव किया था हमने, 2πr होता है। तो यानी कि जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 2πr। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर ये अंदर वाले का लेंथ ना 2πr है, बाहर वाले का लेंथ तो थोड़ा ज़्यादा होगा ना। लेकिन बच्चों नहीं, बाहर वाले का लेंथ भी इतना ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पतला है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लें कि मैंने एक इस टाइप का रिंग बनाया, ठीक है बच्चों, और मैंने आपसे पूछा, रिंग बनाने के बाद पूछा कि ये जो अंदर वाला आपको दिख रहा है, ये अंदर वाला है ना, बताएं कि इसके लेंथ और ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है, बाहर वाला सरफेस दिख रहा है, इसके लेंथ में क्या बहुत अंतर होगा क्या? जी नहीं। आई बात समझे? बहुत पतला है ना। हाँ बहुत मोटा होता, मान लें कि ऐसा होता, रिंग अगर ऐसा होता, समझ रहे हैं, तो इसका लेंथ और इसके लेंथ में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। ये जो लेंथ है वो बहुत छोटा है ना, जबकि ये वाला जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम इसको बहुत ही पतला कर दें तो अंदर वाला लेंथ और बाहर वाला लेंथ लगभग बराबर हो जाएगा बच्चों। अब बात समझ रहे हैं? या फिर मान लें कि आप लिखना ही चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती लिखना चाहते हैं कि नहीं सर हम जो बाहर वाले का लेंथ है हम वो लिखेंगे, तो बाहर वाले का लेंथ कितना है जल्दी बताएं। तो 2π और r + dr लिखेंगे ना आप, है ना बच्चों। अब देखिए ये r के रेस्पेक्ट में ये dr बहुत छोटा है ना। अरे आप समझ रहे हैं? r के रेस्पेक्ट में dr बहुत छोटा है, तो इस dr को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि कब हम चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। मान ले बच्चों कि आप हेलीकॉप्टर खरीदने गए और वो 5 करोड़ का था, लिखते हैं, ठीक है, 5 करोड़ का आप हेलीकॉप्टर खरीदने गए, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो दाम था ना वो था 5 करोड़ 2 रुपये। हो सकता है 2 रुपये का आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराया होगा उसने, ठीक है, तो आपसे 5 करोड़ 2 रुपये मांग रहा है, लेकिन आपके पास 2 रुपये खुले नहीं है। अब आप हेलीकॉप्टर खरीदने चिल्लर लेके थोड़े जाएंगे, समझ रहे हैं? तो 2 रुपये खुले नहीं है, आप बताएं वो आपको हेलीकॉप्टर देगा कि नहीं? जल्दी बताएं। ऑब्वियसली दे देगा यार, उसको 2-4 रुपये का फ़ायदा थोड़े हो रहा होगा, उसको कई लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो रहा होगा। तो बोलेगा चलिए सर कोई बात नहीं, 2 रुपये नहीं है, ठीक है, आप हेलीकॉप्टर लेके जाइए। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो इस 2 रुपये को नेगलेक्ट इसलिए कर दे रहा है क्योंकि इस 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में 2 रुपया बहुत कम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डील हो जाएगी, है ना, वो आपको हेलीकॉप्टर दे देगा, वो इसको नेगलेक्ट कर देगा। बात समझ आई? अब ध्यान से सुने। मान लें कि हेलीकॉप्टर का जो दाम था, हेलीकॉप्टर का जो कॉस्ट था वो था 4,99,99,998 रुपये। मतलब अगर मोटा मोटी बोले तो 5 करोड़ से 2 रुपया कम दाम है। और ये आपने देखा होगा जब कभी भी आप किसी बहुत महंगे शोरूम में जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदने ही जाते हैं, तो उस पर जो कॉस्ट लिखा रहता है वो 1999 लिखा रहता है ना, 1999 लिखा रहता है, मतलब 2000 में 1 रुपये कम, ठीक है। तो मान ले उसी तरीके से इस हेलीकॉप्टर का दाम जो था वो कुछ इतना था, है ना बच्चों, है ना, 4,99,99,998 रुपये था। तो आपने उसको 5 करोड़ दे दिया, एक सूटकेस में भर के लेके आए थे आप, 5 करोड़ आपने उसको दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि सर देखे 2 रुपये छुट्टा मेरे पास नहीं है,
तो क्या आप हेलीकॉप्टर उसे खरीदेंगे कि छोड़ देंगे? अगर उसके पास 2 रुपये छुट्टा नहीं है तो ऑब्वियसली खरीद लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में ये 2 रुपया बहुत नेग्लेजिबल है। अब बात समझ रहे हैं? तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। या बच्चों मान लें कि आप 4,99,99,998 रुपये में हेलीकॉप्टर खरीद के आते हैं और आपसे कोई पूछता है, आपका कोई दोस्त पूछता है, ठीक है, कि ये हेलीकॉप्टर कितने का पड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना 5 करोड़ का पड़ा है ना। आप जब 1999 में कोई जीन्स खरीद के लेके आते हैं 1999 रुपये में, और कोई दोस्त पूछता है कि ये जीन्स कितने का है, तो आप उसे बोलते हैं क्या 1990? आप बोलते हैं 2000 में, तो क्या आप उसे झूठ बोलते हैं? आपके जीन्स की जो कीमत थी वो तो एक्चुअली इतनी थी ना, इतने मतलब 2000 में से 1 रुपये कम थी, लेकिन आप उससे कहते हैं 2000 में, तो क्या आप उसे झूठ बोलते हैं? जी नहीं, आप उसे सही बोलते हैं। आपके खाते में कोई पाप नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि भगवान भी समझ रहे हैं कि 2000 के रेस्पेक्ट में ये 1 रुपया बहुत नेग्लेजिबल है। अब हाँ 1000 में खरीद के लेके आए और 2000 उसको बता रहे हैं, तब जाके 1000 के रेस्पेक्ट में 2000 के रेस्पेक्ट में 1000 नेग्लेजिबल थोड़े है ना बच्चों। लेकिन यहाँ 2000 के रेस्पेक्ट में 1 रुपया नेग्लेजिबल है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में 2 रुपया नेग्लेजिबल है, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी के बगल में कोई बहुत छोटी क्वांटिटी प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम 5 करोड़ 2 रुपये को भी 5 करोड़ कह सकते हैं, और 4,99,99,998 रुपये को भी 5 करोड़ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये हम देखेंगे। अब मान लें बच्चों कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है, और आपने 5 रुपये का बिस्किट खरीदा, मिल्क बिकीज खरीदा, ठीक है, और लेकिन आपके पास 2 ही रुपये थे। तो बच्चों एक्चुअली आपके पास मान लें 3 रुपये थे, ठीक है ना, 3 रुपये थे, तो एक्चुअली उस बिस्किट की कीमत जो है वो 5 रुपये है, लेकिन आपने उसको 3 रुपये ही दिए, और आप बोल रहे हैं कि 2 रुपये छोड़ दो। वो छोड़ेगा क्या किसी कीमत पे? आप उससे बोलेंगे कि देखो एक बार मैं हेलीकॉप्टर खरीदने गया था, वो भी 2 रुपये छोड़ दिया था, तो तुम भी छोड़ दो। वो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पे नहीं। आप जाके करके देख लेंगे, 5 रुपये का बिस्कुट खरीदेंगे, 3 रुपये उसको दे के देखेंगे, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा बच्चों? 2 रुपया भी तो 3 रुपये के रेस्पेक्ट में छोटा है, लेकिन बहुत छोटा थोड़े है, मतलब नेग्लेजिबली स्मॉल थोड़े है। अब बात समझ रहे हैं? तो ये नहीं छोड़ेगा 2 रुपये। चाहे मान ले कि आपने 5 रुपया दिया दुकानदार को, और आपने 3 रुपये का बिस्किट खरीदा, पार्ले जी खरीदा मान लें, ठीक है, और दुकानदार बोले कि सर 2 रुपया मेरे पास छुट्टा नहीं है ना। आपने जो बिस्किट खरीदा वो 3 रुपये का था, तो दुकानदार बोले कि मेरे पास 2 रुपये छुट्टा नहीं है, जैसे इसने बोला था 2 रुपये छुट्टा नहीं है, तो आपने छोड़ दिया। आप इसको छोड़ेंगे क्या? 3 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं, 2 रुपये आप उसको दे के आ जाएंगे क्या? जी नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे चलो बिस्किट नहीं देना है मत दो, लेकिन मेरा 5 रुपया वापस करो। तो यहाँ पे डील नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 रुपया 5 रुपये के रेस्पेक्ट में छोटा तो है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो जोड़ और घटाओ है ना बच्चों, समेशन और सब्ट्रैक्शन में हम चीज़ों को नेग्लेक्ट तभी करते हैं जब चीज़ें इनके रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हैं। सिर्फ छोटा होना जरूरी नहीं है, बहुत छोटा होना जरूरी है। आई बात समझ में? लेकिन एक गलती आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। मान ले बच्चों कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और इंटू 2 लिखा हुआ है, तो आप इस 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे क्या? नेग्लेक्ट कर देंगे 2 को। भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि पता है ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? ये 5 करोड़ को 10 करोड़ बना रहा है। तो कभी भी हम जब नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो सिर्फ प्लस और माइनस में ही नेग्लेक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई बहुत छोटी चीज़ रहे, जैसे 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में ये 2 जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे या फिर डिवीजन में रहे तब नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, है ना बच्चों। और ये इतने फुर्सत से मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये नेग्लेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट आगे चल के हम खूब यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, खूब यूज करने वाले हैं, तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप एक बार में सीख लें। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं हम इसके ऊपर। तो जब आपने इसको यहाँ से काट के फैला, मतलब काट के उखाड़ के और सीधा कर दिया, तो एक रेक्टेंगल टाइप का दिखा, जिसकी चौड़ाई जो है वो dr दिखी रही है हमको, और जो लंबाई है तो या तो ये वाला ले लें, नहीं तो बाहर वाला ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही होगा, क्योंकि ये बहुत पतला है ना। तो जो अंदर वाला लेंथ है वो 2 पाई r, बाहर वाला लेंथ 2 पाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r प्लस dr है।
अरे भाई ये पूरा टोटल कितना यहाँ से लेके यहाँ तक r प्लस डी आर है, तो r प्लस डी आर में हम चाहें तो इस डी आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी आर r के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इन्फाइनेटली स्मॉल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर वाला जो लेंथ है वो भी 2 पाई आर है और नीचे वाला लेंथ भी 2 पाई आर है। तो रेक्टेंगल है ये, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने हमको आता है। तो चलिए हम लिखते हैं, इसका एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। बच्चों ये जो पतला सा रिंग लिया ना, इसको हम एलिमेंटल रिंग बोलेंगे, इसको स्मॉल एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो एरिया होगा वो भी इन्फाइनेटली स्मॉल होगा। अरे इन्फाइनेटली स्मॉल पतला है ये, तो एरिया भी इन्फाइनेटली स्मॉल होगा। तो चलिए हम डी से दिखा देते हैं। ठीक है, और कितना होगा? तो लेंथ इंटू विड्थ लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे। रेक्टेंगल है ये, तो बताएं तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 2 पाई आर है क्या बच्चों? जल्दी बताएं। और चौड़ाई कितनी है? तो डी आर है क्या? सही है, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब क्या करें? तो बगल वाले का बगल वाले का बगल वाले का एरिया निकाल के जोड़ना है। और बच्चों इसके बगल वाले का भी एरिया तो इन्फाइनेटली स्मॉल होगा, इसके बगल वाले का भी तो इन्फाइनेटली स्मॉल होगा। अब बात समझ रहे हैं? तो कैसे जोड़ें? तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि निकाल के जोड़ें। तो बच्चों इन्फाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज़ को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं ना। अब अगला स्टेप क्या है? एरियाज़ को जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। आई बात समझ में? और बच्चों एक बात और बताऊं, ये भी तुम याद रखना, ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया 2 पाई आर डी आर होता है। अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं पूछूं कि कितना है इसका, ठीक है, तो कैसे बताएंगे पता है? सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, हो गया काम खत्म। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, और थिकनेस कितना होता है? डी आर। लिखा हुआ है 2 पाई आर डी आर, सही है। चलिए दोनों साइड इंटीग्रेट करें ना, तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि सांप छोड़ना, छोड़ दे दोनों साइड में सांप। 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब इधर वेरिएबल कौन है बच्चों? आर है। तो बताएं आर कहाँ से कहाँ तक? तो जो सबसे पहला रिंग होगा वो यहीं पे होगा ना बच्चों, छोटा सा यहाँ पे है, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 0। जो सबसे पहला रिंग होगा एकदम सेंटर पे होगा, तो सेंटर पे आर की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे बच्चों हम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आर छोटा होता जाएगा है, और जो सबसे लास्ट वाला रिंग होगा वो यहाँ होगा, है ना बच्चों। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब? कैपिटल आर। तो आर इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल आर तक, मतलब ये रिंग जो है हमको 0 से लेके कैपिटल आर तक लेना है। सही है बच्चों, तो हम लिखेंगे 0 से लेके कैपिटल आर। बच्चों जब आप आर इज इक्वल टू 0 पे थे तब तक कोई एरिया नहीं था, एकदम सेंटर पे हैं आप। सेंटर का मतलब पॉइंट का एरिया थोड़े डिफाइंड होता है, तो कोई एरिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे रिंग है ना बच्चों बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता जाएगा। जल्दी बताएं। और जब आप पहुंच जाएंगे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 पे एरिया 0 है ना बच्चों। सेंटर पे एरिया 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यानी कि हम कैपिटल आर पे पहुंचेंगे तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। और चलिए टोटल एरिया को हम ए से दिखा देते हैं। सही है, सही है बच्चों। अब ध्यान से समझना, डी ए का इंटीग्रेशन कितना? ए डी एक्स का एक्स, तो डी ए का ए, नीचे 0 ऊपर ए। अब 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचा बच्चों? आर डी आर, 0 से लेके आर तक। इसको सॉल्व करें तो क्या करें? ए की जगह पे पहले ऊपर वाला, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाला। तो अब एक ही जगह पे ए लिखोगे तो यही आएगा माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 पाई। और बच्चों यहाँ r का पावर 1 है ना, अरे ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x टू दी पावर n dx के फॉर्म में, है ना बच्चों। तो यहाँ x है, यहाँ पे r है, तो r टू दी पावर 1 है, तो पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से आप डिवाइड करें। ठीक है, तो पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये बनेगा r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हो गया इंटीग्रेशन। जैसे बच्चों सिर्फ x dx होता तो x स्क्वायर बाई 2 ही आता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे आया r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है तो चलो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वैसे भी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं ना, तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं 0 से लेके r तक। ये ध्यान से देखें तो 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, है ना बच्चों। अब देखें हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, और बच्चों इस स्मॉल r की जगह पे पहले ऊपर वाला रखेंगे,
तो ऊपर वाले का मतलब हो गया कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस, अब नीचे वाला रखेंगे, नीचे वाले का मतलब 0 हो गया तो 0, ठीक है। तो आप बताएं, जल्दी से बताएं, तो ए इज इक्वल टू कितना मिला। चलिए हम उसके बाद इधर आ जाएंगे, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। आप बताएं जल्दी, कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना मिला, यानी एरिया ऑफ द सर्कल आपको कितना मिला, पाई, और अंदर में आर स्क्वायर ही तो है ना। तो इस तरीके से बच्चों देखा आपने कितनी आसानी से प्रूफ हो गया ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा होगा कि इंटीग्रेशन का यूज हम कब करते हैं। हम तभी करते हैं जब हमको जोड़ने की ज़रूरत आ जाती है, और कैसी क्वांटिटीज़ को, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज़ को, है ना बच्चों। चलिए मान ले बच्चों कि किसी ने कहा है ना कि सर ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है सर, हम ये भी तो मान के चल सकते हैं ना कि कई सारे ट्रायंगल्स से मिलके बना हो, है ना, पतले पतले ट्रायंगल से मिलकर बना। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान ले कि ये डिस्क है, ठीक है, चलो ढंग से ही बना लेते हैं, है ना। मान ले बच्चों कि ये है एक डिस्क, ठीक है, ये एक डिस्क है। तो कहने वाला तो ये भी तो कह सकता है कि सर ये लीजिए, एक ट्रायंगल ये हुआ, फिर सर एक ट्रायंगल ये हुआ, फिर सर एक ट्रायंगल ये हुआ, मतलब दिखने में भले मोटा दिख रहा है लेकिन ये है इनफाइनाइटली स्मॉल। सर एक ट्रायंगल ये हुआ, फिर एक ट्रायंगल ये हुआ, फिर एक ट्रायंगल ये हुआ। सर इन ट्रायंगल्स को भी तो जोड़ देंगे तो हमको एक पूरे का पूरा डिस्क मिल जाएगा। तो आपने क्यों सिर्फ रिंग ही लिया है? रिंग को जोड़ जोड़ के ही डिस्क बनाना जरूरी है क्या? हमको मन कर रहा है कि सर हम थोड़ा ट्रायंगल को जोड़ के डिस्क बनाए। एक काम करते हैं, हम उसकी भी बात मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने रिंग लिया था, अभी हम एक ट्रायंगल लेके देखते हैं कि इससे हम एरिया को प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। सही है बच्चों। तो एक काम करते हैं, हम किसी, ठीक है, हम किसी चलिए मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है ना, किसी थीटा एंगल पे, है ना, डी थीटा, अब डी थीटा, बात समझ रहे हैं, डी थीटा एंगुलर विड्थ का एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब बच्चों क्या है ना कि यार ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल है वो भी एक पॉलीगन होता है ना, लेकिन उसके साइड का जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, ठीक है बच्चों। तो कह सकते हैं कि इसका एक साइड है, और अगर इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे तो लगभग ये स्ट्रेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ना तो ये कर्व्ड दिख रहा है, ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा सेक्शन लेंगे ना बच्चों तो लगभग हमको स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्ट्रेट मान के चल लेते हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं ना तो स्ट्रेट दिखाई देगा। अरे भाई जैसे अर्थ जो है, हम जब यहाँ से देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है? कर्व्ड दिखता है कि फ्लैट दिखता है? फ्लैट दिखता है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन हम वही चांद से जाके देखें या स्पेस से जाके देखें तब अर्थ हमको कर्व्ड दिखेगा, क्योंकि हम बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं। तो इसका भी जब आप बड़ा सा हिस्सा देखेंगे ना यहाँ से यहाँ तक तो कर्व्ड दिखेगा, लेकिन कोई छोटा सा हिस्सा देखेंगे, जैसे मान लें कि मात्र ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो लगभग स्ट्रेट ही दिख रहा है हमको, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, चूंकि हमने डी थीटा थिकनेस का एक डी थीटा एंगुलर विड्थ का एक छोटा सा पतला सा ट्रायंगल लिया है, तो ये वाला जो साइड है ना बच्चों, ये बहुत ही छोटा होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसका जो लेंथ होगा, यानी चलिए हम इसको डीएल कह देते हैं, वो आर ए डी थीटा का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करें, तो पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए, फिर इसके बगल वाले का एरिया, फिर इसके बगल वाले का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो कैसे? सबसे पहले हम इसका एरिया निकालें, तो एक काम करते हैं ना, इस ट्रायंगल को यहाँ से उखाड़ कर थोड़ा सीधा करके देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा ही ना दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपका डी थीटा, ठीक है, और ये जो है ये है आपका आर डी थीटा। और बच्चों ये वाला लेंथ कितना होगा? तो ये आर ही तो होगा। अरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना? आर है। और हम जानते हैं कि जो एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बच्चों बेस की जगह पे आप कितना लिखना चाहेंगे? आर डी थीटा। और हाइट की जगह पे कितना लिखना चाहेंगे? तो आर लिखना चाहेंगे। जल्दी बताएं। तो इस तरीके से हमको जो छोटा सा एरिया मिला इस ट्रायंगल का वो मिल गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। बात समझ आई है? अब हम क्या करें भाई, तो इसके बगल वाले का एरिया निकाल के जोड़ना है। और जैसे ही वर्ड आया जोड़ना है,
किस चीज़ को जोड़ना है? इन्फाइनेटली स्मॉल चीज़ों को जोड़ना है। अरे ये जो छोटा सा एरिया है वो इन्फाइनेटली स्मॉल है ना, तो इन्फाइनेटली स्मॉल चीज़ों को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बात समझ आई? तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ dA और यहाँ लिखते हैं हाफ आर स्क्वायर इंटू दी थीटा। वेरिएबल थीटा है बच्चों। अब बताएं ट्रेंगल आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो जो सबसे पहला ट्रेंगल मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, यही ना मिलेगा, हाँ? और उसके लिए थीटा 0 होगा। जो यहाँ पे ट्रेंगल मिलेगा बच्चों आपको, यहाँ पे जो ट्रेंगल मिलेगा उसके लिए ये जो थीटा है, मतलब इसके और इस ट्रेंगल के बीच का जो एंगल है वो तो 0 ही है ना। जैसे जैसे हम इधर आएंगे एंगल छोटा होता जाएगा और होते होते जब एकदम यहाँ पहुँच जाएंगे तो 0। तो जो सबसे पहला ट्रेंगल लेना है वो आपको लेना है 0 पे, और उसी तरीके से ट्रेंगल लेते 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 आपको एक पूरा चक्कर कंप्लीट करना है, तब तो जाके पूरा डिस्क कवर कर पाएंगे आप। और पूरा चक्कर कंप्लीट करने का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, जैसा पिछली बार हमने लिया था। तो 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। और जब आप एकदम यहाँ पे रहेंगे, यानी अभी अभी आपने शुरुआत की है तो कोई भी एरिया आपने कवर नहीं किया है तो 0, लेकिन जब आप एक पूरा चक्कर लगा लेंगे तो टोटल एरिया कवर कर चुके हैं आप। बच्चों dA का इंटीग्रेशन a 0 से लेके a तक हाफ आर स्क्वायर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि r रेडियस है और आप ट्रेंगल कहीं पे ले, रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेके 2 पाई। बात समझ में आई बच्चों? अब चलिए a को, ठीक है, सबसे पहले a को इसकी जगह पे रखें, माइनस का साइन देके 0 को इसकी जगह पे रखें, हाफ आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 2 पाई और माइनस थीटा की जगह पे 0, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो a इज इक्वल्स टू आ रहा है हाफ आर स्क्वायर 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना बच्चों। एंड एरिया इज इक्वल्स टू कितना मिला आपको? तो पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ये प्रूफ आपको कहीं मिल सकता है, लेकिन ये प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप समझे ना, आप ढूंढ लेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाला प्रूफ, ठीक है। लेकिन मैंने बस आपको बताया, मैंने आपको बस इतना बताया कि कभी भी एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है, आप ये ढूंढना कि ये किन टाइप की चीज़ों से मिल के बना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखा कि ढेर सारे रिंग से मिल के बना हो सकता है, तो आपने यहाँ एक छोटा सा रिंग ले लिया, उसका एरिया निकाल के फिर इंटीग्रेट कर दिया, है ना। लेकिन किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये ट्रायंगल से मिलकर भी तो बना हो सकता है, तो हमने ट्रायंगल लेके भी देखा और फिर आंसर आ गया, है ना बच्चों। तो ये है इंटीग्रेशन का कमाल, ठीक है बच्चों। तो क्या अब हम आगे बढ़े फिर? ठीक है, एक बार देख लें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई, है ना। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हर स्टेप मैंने बताया है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे।